तो वेलकम एवरीबॉडी। ये हमारे इस क्लास का एक एडिशनल लेक्चर है, मींस एक स्पेशल लेक्चर है वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड। एक कंसेप्ट है जिसको आई वांट टू बी क्लैरिफाई मोर, जिसको मैं और ज़्यादा थोड़ा क्लियर करना चाहता था। तो ये उसके रिगार्डिंग एक एडिशनल लेक्चर है एंड इट्स अप टू यू। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। इट्स नॉट दैट मच कंपल्सरी, but if you still watch it, then I am sure that it will help you to get more clarification, more clarity regarding work and energy and friction and how work and energy works. Okay, so ये शायद ये हम इसको छोटा ही रखने की कोशिश करेंगे और इसमें हम स्टडी करेंगे एनालॉगी। मींस टिल नाउ, अब तक हमने जो स्टडी किया है, हमने स्टडी किया है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। हमने ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल स्टडी किए हैं जिसमें क्या होता है कि सपोज ये ग्राउंड है, उसमें या तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, वापस आ रहा है, और उसमें एनर्जी में चेंज हो रहा है और हम एनर्जी का चेंजेस कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, दिस इज नंबर वन। एंड नंबर टू, हमने ये स्टडी किया है, ये था वर्टिकल मोशन का एग्जांपल। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के एग्जांपल भी स्टडी किए। हॉरिजॉन्टल मोशन में नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास कोई व्हीकल है, नॉर्मली उसकी कोई वेलोसिटी है, वो आगे चल रहा है, हम या तो ब्रेक अप्लाई करते हैं या फिर फ्रिक्शन है वहां पे। उससे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती जाती है और कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाती है। अगर जीरो नहीं है तो सपोज यहाँ पे अगर 5 थी तो यहाँ पे 3 हो जाती है, वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। और हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल भी स्टडी किए हैं। इसमें हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज लेते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है, और यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लेते हैं बिकॉज ये वर्टिकल मोशन है। सो जो जो हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं वो हम एनालॉगी स्टडी करने जा रहे हैं कि कैसे ये दोनों मोशन लगभग एक दूसरे के जैसे ही हैं। सो पहले हम फ्री फॉलो को देखते हैं एक साइड में, फिर एक साइड में हम फ्रिक्शन वाले को देखेंगे। तो इधर से इस साइड हम फ्री फॉल को डिस्कस करेंगे और ये साइड रहेगा फ्रिक्शन वाला पार्ट। ओके, सो सपोज दिस इज ग्राउंड और ऑब्जेक्ट अभी ऊपर जा रहा है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी u ऊपर की तरफ होगी एंड इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा, mg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मींस इसका एक्सेलरेशन कहां पे है, जो इस पे फोर्स है वो डाउन साइड है, नीचे की तरफ है, एंड जो इसकी वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है। दोनों के बीच एंगल कितना होगा, ये एंगल 180 डिग्री। ओके, ये अपवर्ड मोशन के लिए जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। अब अगर आप सिमिलर केस देखें, सपोज कीजिए ये अगेन ग्राउंड है
यहाँ पे हमारे पास कोई गाड़ी है, ये गाड़ी हमारे पास जब ये मूव करती है तो इसकी वेलोसिटी कहाँ पे होती है, ऐसे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है यू, और इसमें फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है टायर्स के बीच में, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, बैकवर्ड, अगेंस्ट द मोशन। तो इसमें ये फोर्स हो गया। तो अगर आप यहाँ भी देखें, इन ए नटशेल वेलोसिटी आगे की तरफ है और जो फोर्स है वो पीछे की तरफ है। दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए, तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है कि वेलोसिटी और फोर्स दोनों में अपोजिट डायरेक्शन रहते हैं। ये है नंबर 1 सिमिलैरिटी। अब आता है सिमिलैरिटी नंबर 2। यहां भी इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी रिड्यूस होकर 0 हो जाती है। जब ये बॉल ऊपर जाती है तो एक पॉइंट के बाद किसी हाइट पे जाके बॉल रुक जाती है। सपोज यहाँ पे जाके रुक जाती है, ओके। तो जब ये यहाँ पे पहुंच जाती है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पे 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और ये गाड़ी भी कहीं ना कहीं जाके रुकेगी फ्रिक्शन की वजह से, वहाँ इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। मींस दोनों ही केसेस में नंबर 1 पॉइंट जो फोर्स है वो अगेंस्ट है वेलोसिटी के। नंबर 2 पॉइंट दोनों ही केसेस में फोर्स वेलोसिटी को रिड्यूस करके 0 कर देता है, ओके। तो दोनों केसेस में सिमिलैरिटी है। अब आती है बात डिसिमिलैरिटी की। तो हम पहले सिमिलैरिटी को एक बार नोट डाउन कर देते हैं। सिमिलैरिटीज, पॉइंट 1, in both cases theta between velocity and force is 180 degree. Second point, in both cases force is a retarding force. Means it reduces velocity of object. ये होगी सेकंड सिमिलैरिटी। अब आती है थर्ड सिमिलैरिटी। थर्ड क्या है, अगर आप दोनों केसेस में वर्क डन निकालोगे बाय फोर्स, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इजिकल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। दोनों केसेस में कोस 180 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। इन बोथ केसेस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव। बोथ केसेस में एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव, ओके। अब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमने ये पढ़ा था, ये नोट दैट when work done is negative by force, किसी फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इट मीन्स
that object on which force is acting, मीन्स अगर नेगेटिव वर्क हो रहा है तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स लगा है it will decrease its velocity and its kinetic energy or total energy will decrease। कहने का मतलब क्या है, अगर वर्क डन नेगेटिव है फोर्स के द्वारा, मींस अगर हम ऊपर वापस जाए तो यहाँ पे दोनों केसेस में जो फोर्सेस है उनका वर्क डन नेगेटिव है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वो फोर्स लगा, जिसकी वजह से नेगेटिव वर्क है, तो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कम होती है, रिड्यूस होती जाती है, मीन्स उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और अगर वेलोसिटी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे यही ऑब्जेक्ट है, जब इस पर फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी या स्पीड कम होती जाएगी टाइम के साथ, और अगर इसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो अगर v कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो टोटल एनर्जी जो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होती है वो भी कम हो रही है। सिमिलरली इसके लिए यहाँ पे भी फोर्स, जो फोर्स है वो u के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी वर्क डन नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी, जो हमें पता है कि वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जाता है वेलोसिटी कम होती जाती है, एंड एक टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। सो ये चीज होल्ड करती है कि जब भी वर्क डन नेगेटिव होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, उसके पास कार्य करने की क्षमता कम होती जाएगी। तो ये तो होगी सिमिलैरिटीज कि ये चीजें दोनों में एक जैसी हैं। अब आते हैं हम डिसिमिलैरिटी पे। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो अब आते हैं डिफरेंस और डिसिमिलैरिटी। डिसिमिलैरिटी स्पेलिंग शायद गलत हो, आप देख लीजिएगा, या डिफरेंसेस लिख लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है, जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो एक ही है, दैट, इसको अगर हम बोल दें, या इसको हमने लिखा हुआ वैसे फ्री फॉल लिखा हुआ, इन केस ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल के केस में क्या रहती है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक। बट इन केस ऑफ फ्रिक्शन मोशन, टोटल एनर्जी इज only conserved if we take
फ्रिक्शन इनटू अकाउंट। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो ये वाला केस है इसमें जब आप टोटल एनर्जी निकालते हो तो वो हमेशा इक्वल आती है, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो या इस पॉइंट पे निकालो या ग्राउंड पे निकालो, टोटल एनर्जी आपको हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगी। बट इस केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप इसमें फ्रिक्शन को काउंट नहीं करोगे, मीन्स आपने फ्रिक्शन को, या तो आपको फ्रिक्शन क्या करना पड़ेगा, आइदर आपको फ्रिक्शन को जीरो करना पड़ेगा, या फिर फ्रिक्शन की वजह से जो हीट आई है आपको उस हीट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंस नंबर 1। दूसरा कि हम अगर राउंड ट्रिप की बात करें, मीन्स ये बॉल ऊपर जाती है और ऊपर से वापस नीचे यही पॉइंट पे आ जाती है, तो ये हो गया एक राउंड ट्रिप। इसी ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं कि ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे जाता है फिर वहां से पीछे आ जाता है। तो ये था पहला डिफरेंस। अब आ जाते हैं दूसरा डिफरेंस। इन केस ऑफ क्लोज लूप मोशन, मीन्स जहां से स्टार्ट हो वहीं पे आ जाए, वर्क डन इन फ्री फॉल is 0, but in case of friction motion it is not 0। यहां पे जब आप ऊपर गए तो आपने एनर्जी को लूज किया और फिर वापस नीचे आके गेन कर लिया। बट इसके केस में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट आगे जाता है तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट उसको एनर्जी लगानी पड़ती है, बट जैसे ऑब्जेक्ट वापस आने लगता है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। जैसे अब इस साइड था फ्रिक्शन, फिर उस साइड हो जाएगा, फिर से ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन के अगेंस्ट अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। तो जो फ्रिक्शन के केस में क्या होता है कि अगर आप क्लोज लूप मोशन लो, मीन्स जहाँ से आप स्टार्ट किए थे, आप कोई एक रैंडम सा पाथ लेके, जैसे मान लो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आप ये कोई रैंडम सा पाथ लेके घूम फिर के यहीं पे वापस पहुंच जाते, तो फ्रिक्शन के केस में यहाँ पे वर्क होगा, यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट। बट ग्रेविटी के अगेंस्ट आप कोई ऐसा रैंडम पाथ लेके, जैसे ये ग्राउंड है अगर आपका, आप ये ग्राउंड से ये कोई एक रैंडम पाथ लेके आप वापस ग्राउंड पे आ जाते हो, उसी लेवल पे आ जाते हो, तो आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, 0। मीन्स जितनी एनर्जी आपने लगाई थी उतनी आपको वापस मिल जाएगी। बट फ्रिक्शन के केस में ऐसा नहीं होता कि जितनी एनर्जी आपने लगाई, अगर आप क्लोज पाथ मोशन लो, उतनी आपको वापस मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ये था डिफरेंस नंबर 2। अब आता है डिफरेंस नंबर 3। ये पहले का ही पार्ट है। पार्ट कैसे, ऐसे 3 ना बोल के हम इसको ए में डिस्कस कर सकते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां से ये बॉल ऊपर जाती है तो ये क्या लूज करती है। जब बॉल ऊपर गई, इसको सी में लिख देते हैं, इन केस ऑफ फ्री फॉल, जब बॉल ऊपर जा रही है, व्हेन बॉल इज गोइंग अप, तो क्या हो रहा है, जब ऊपर जा रही है मींस वेलोसिटी कम हो रही है, तो जो वेलोसिटी है इज डिक्रीजिंग। किसकी वजह से हो रही है, वेलोसिटी कम क्यों हो रही है, ड्यू टू नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका मीनिंग क्या होगा फर्दर, काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। बट जब बॉल ऊपर जा रही है, बट हाइट इज आल्सो इंक्रीजिंग, बट हाइट तो बढ़ रही है, और अगर हाइट बढ़ रही है मींस पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, मींस
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी both are changing in opposite manner। मतलब कि अगर काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो पोटेंशियल बढ़ जा रही है, और यही बॉल अगर नीचे आए, when ball is coming down, अगर बॉल नीचे आ रही है तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती है, क्योंकि अगर बॉल नीचे आ रही है तो बॉल की वेलोसिटी भी डाउनवर्ड होगी और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसका मीनिंग क्या होगा? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग का रीजन क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में एंगल जीरो हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? पॉजिटिव वर्क डन, ड्यू टू पॉजिटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजिंग। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है बट हाइट कम हो रही है, हाइट इज रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग बोल सकते हो आप। और अगर हाइट कम हो रही है तो मीनिंग क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी ऊपर जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ रही है इस केस में। और इस केस में काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी। तो देखिए फ्री फॉल के केस में क्या है कि दोनों में चेंज होता है, एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है। बट इन केस ऑफ फ्रिक्शन, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन बोल लो आप, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है? अगर वहां पे फ्रिक्शन है, इफ देयर इज फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन से क्या होता है? नेगेटिव वर्क होता है। और अगर नेगेटिव वर्क हो रहा है मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी कम हो रही है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग। और यहां पे तो हाइट का कंसेप्ट होता ही नहीं, सो पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। और किसके इक्वल मानते हैं? उसको जीरो के इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या जाती रहती है? बस डाउन जाती रहती है अगर फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, तो क्या होता है? कोई फ्रिक्शन नहीं है तो मीन्स नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं है मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी। और अगर नो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यही केस है जो आप पढ़ते हो आपकी थ्योरी में। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप हॉरिजॉन्टल मोशन का ये केस पढ़ते हो, जब कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई वर्क डन नहीं होता, कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता, कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है क्योंकि वो ग्राउंड पे ही है सब कुछ। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है और पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, तो हम आपको एक बार फिर से आइडिया दे देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं कि हमने क्या चीज़ में स्टडी की। एनालॉजी, ये जो दोनों मोशन है हमने ये स्टडी किया कि दोनों एक टाइप में सिमिलर भी हैं
कि इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों के केस में नेगेटिव वर्क है। कब, जब बॉल ऊपर जा रही तो नेगेटिव वर्क, और जब नीचे आएगी तो पॉजिटिव वर्क आएगा। बट इसके केस में चाहे बॉल ये ऑब्जेक्ट राइट साइड में जाए चाहे लेफ्ट साइड में जाए, हमेशा नेगेटिव वर्क ही होता है, बिकॉज फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है अपने हिसाब से, मोशन के हिसाब से। जब मोशन आ गया तो डायरेक्शन पीछे की, फ्रिक्शन पीछे की तरफ हो जाएगा। तो इसमें फ्रिक्शन ऑलवेज नेगेटिव ही रहता है। इसमें अगर क्लोज मोशन होगा तो इसमें वर्क डन जीरो हो जाता है, इसमें क्लोज मोशन में वर्क डन जीरो नहीं होता, वैल्यू रहती है। उसके बाद हमने ये दोनों केसेस स्टडी किए कि जब बॉल ऊपर जा रही है तो काइनेटिक डिक्रीज होती है, पोटेंशियल बढ़ती है फ्री फॉल के केस में, और जब नीचे आ रही है तो काइनेटिक बढ़ती है और पोटेंशियल डिक्रीज होती है। हॉरिजॉन्टल में या तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो काइनेटिक कांस्टेंट है, अगर फ्रिक्शन है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। और जब फ्रिक्शन प्रेजेंट है और काइनेटिक कम हो रही है तो आपको क्या करना पड़ता है, इस केस में आपको फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई है, जो हीट प्रोड्यूस है वो किसके इक्वल होती है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको अगर एनर्जी कंजर्व करवानी है इस केस में, तो आपको ये जो हीट प्रोड्यूस है इसको भी काउंट करना पड़ेगा, तभी वहां पे एनर्जी कंजर्व रहेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये कुछ एडिशनल चीजें थी जो मैं कवर करना चाहता था कि सो दैट आपके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले दोनों टाइप के मोशन की। और प्रैक्टिकली क्या होता है कि इस केस में भी, फ्री फॉल के केस में भी फ्रिक्शन होता है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन होता है एयर वाला फ्रिक्शन, जो कि अगर हैवी ऑब्जेक्ट हो तो उनके लिए बहुत ही कम होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो नेग्लेक्टेबल नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे दो सरफेसेस का बीच का फ्रिक्शन है, और यहाँ पे एक सरफेस और एयर के बीच का फ्रिक्शन है। सो इसके केस में नॉर्मली फ्रिक्शन नेग्लेक्ट ही रहता है, बिकॉज एयर की डेंसिटी बहुत कम है तो फ्रिक्शन भी बहुत कम लगाती है अगर आपका सरफेस एरिया कंपेरेटिवली कम हो। बट यहाँ के केस में फ्रिक्शन कम नहीं होता और उसको कम किया भी नहीं जा सकता, और हम किया भी नहीं जा सकता और हम कम करना भी नहीं चाहते, बिकॉज जितना फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा उतना जो टायर्स हैं व्हीकल के, उसकी जो रोड है उस पर पकड़ ग्रिप उतनी अच्छी होती है, मीन्स उतने स्लिप करने के चांसेस कम रहेंगे। तो फ्रिक्शन का ये एक एडवांटेज है कि हमें चलने में, व्हीकल चलाने में हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारे व्हीकल कभी चल ही नहीं पाए, कोई भी चीज़ रोटेट नहीं होगी। जो हम गोल गोल टायर जो हमारे टायर घूम सकते हैं रोड के ऊपर, वो फ्रिक्शन की वजह से ही घूम पाते हैं। ये चीज़ें आप कब सीखोगे, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, वहाँ पे आप टॉर्क का कंसेप्ट पढ़ोगे, रोटेशनल फोर्स होता है। जब आप वो चीज़ें पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि फ्रिक्शन कितना नेसेसरी है हमारे व्हीकल्स को या कोई भी चीज़ को रोटेट करवाने के लिए रोड के ऊपर स्पेसिफिकली। सो इसमें मैं एक और चीज़ आपको साथ ऐड करना चाहूँगा, जो हमने बोला था कि इन क्लोज लूप वर्क डन इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। तो ऐसे फोर्स जिसके केस में क्लोज लूप में वर्क डन जीरो हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। मीन्स अगर आप उनको कुछ दे रहे हो तो उसमें इनपुट इक्वल टू आउटपुट है, अगर आप उनसे कुछ दे रहे हो तो उतना आपको वापस भी मिल जाएगा। एंड इन केस ऑफ फ्रिक्शन वर्क डन इज नॉट जीरो फॉर क्लोज लूप मोशन, और ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इनके केसेस में क्या होता है कि वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव ही रहता है और आप एनर्जी लूज ही करते हो हमेशा। यहाँ पे आप एनर्जी लूज कर रहे हो तो आप रिवर्स चलोगे, अगर आप एक डायरेक्शन में एनर्जी लूज कर रहे हो तो दूसरी डायरेक्शन में आप एनर्जी गेन कर लोगे। इनके केस में आप किसी भी डायरेक्शन में चलो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में, आप वर्क डन नेगेटिव रहेगा और आप एनर्जी हमेशा लूज ही करोगे। इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन और इसका एग्जांपल है कंजर्वेटिव का ग्रेविटेशनल फोर्स। और भी होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव का एग्जांपल है। ठीक है, सो ये एक स्पेशल लेक्चर था, मीन्स एडिशनल लेक्चर, और होपफुली इससे आपको हेल्प मिली होगी कुछ चीज़ों को और बेटर समझने में। एंड एज यूजुअल अगर इससे आपको कुछ हेल्प मिले, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, so please like, share and subscribe. Thank you.